आई एम श्योर कि आपने मूवीज देखी होंगी जिनमें यूएफओज आ रहे हैं, एलियन जमीन पे अटैक कर रहे हैं, इंसानियत खत्म हो रही है और एक सुपर हीरो इंसानों को बचा रहा है। व्हाट अ फैसिनेटिंग स्टोरी। लेकिन क्या हमें कभी एलियंस के बारे में ठोस साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं? द आंसर इज नो। लेकिन ये सब अब चेंज होने जा रहा है क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक टीम ने दावा किया है कि उन्होंने जमीन के अलावा भी किसी सितारे पर जिंदगी के आसार दरियाफ्त किए हैं। ये दावा कितना सही है और किस तरह के एविडेंस की बात की जा रही है? ये प्लेनेट किस तरह का है जिस पे जिंदगी दरियाफ्त की गई है? बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी का इस पे क्या रद्द अमल है? और लास्टली किस तरह की जिंदगी की बात की जा रही है? क्या वाकई ही यूएफओज आने वाले हैं? But first, let's explore this planet. This is called K2-18b. It's an exoplanet 124 light years or get this, 1200 trillion kilometers away. इसका इतना अजीब सा नाम इसलिए है कि हमारी अपनी गैलेक्सी में there are billions of exoplanets. तो अगर हम सबके नाम रखें तो we will soon run out of the names. So इसलिए साइंटिस्ट अल्फाबेट्स और नंबर्स को यूज करते हैं। ये सितारा अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में है, जमीन से बड़ा है लेकिन नेपच्यून से छोटा है, इसीलिए इसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है। ये प्लेनेट जिस सितारे के गिर्द घूम रहा है उसे रेड ड्वार्फ कहा जाता है। रेड ड्वार्फ एक छोटा सितारा होता है जिसका मैस 7 to 50% सन के मैस के बराबर होता है। ये जुपिटर और ब्राउन ड्वार्फ से बड़ा होता है लेकिन हमारे सन से छोटा और उससे थोड़ा कम गर्म होता है। So K2-18b is important because it is in the habitable zone of this star. Habitable zone को गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। ये किसी भी सितारे के गिर्द वो एरिया होता है जहां एक सितारे पर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। इस जोन में ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इस वजह से जिंदगी के आसार यहाँ मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। K2-18b अपने सितारे का सिर्फ 33 दिन में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब यह है कि K2-18b का साल सिर्फ 33 दिनों का होता है। Now let's come to the discovery of this planet. इस सितारे को 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए डिस्कवर किया गया था। यह सितारा लाइमलाइट में तब आया जब 2019 में इसमें पहली दफा वाटर वेपर्स को डिस्कवर किया गया। फिर 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस सितारे पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को डिस्कवर किया। डेटा को मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज करने के बाद यह कहा गया कि इस प्लेनेट की सारी सरफेस पानी का समंदर है और इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन से भरा हुआ है। लिहाजा K2-18b की प्रॉपर्टीज को देखने के बाद एक नई डेफिनेशन निकाली गई ऐसे प्लेनेट की जिसे कहा जाता है हाइशियन प्लेनेट। इस तरह की कंपोजिशन के साथ जो प्लैनेट्स होते हैं उनके बारे में पहले ये सोचा जाता था कि दे आर टू हॉट टू बी हैबिटेबल, लेकिन K2-18b की फाइंडिंग्स के बाद ये कहा जा रहा है कि इनका टेम्परेचर इतना मॉडरेट है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन अब तक प्रॉब्लम ये थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन लिविंग बींग्स भी प्रोड्यूस करते हैं और इसके अलावा नेचुरल प्रोसेस से भी पैदा हो जाती है। तो ये कोई ठोस एविडेंस नहीं है इस बात का कि यहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन अब तक का जो डेटा था वो K2-18b को एक आइडियल कैंडिडेट बना रहा था रिसर्च के लिए। सो कुछ ऐसा एविडेंस चाहिए था जिससे कंक्लूसिवली हम ये कह सकते थे कि यहाँ लाइफ पाई जा सकती है। लेकिन अब जो एविडेंस सामने आ रहा है इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक टीम जिसे लीड कर रहे हैं इंडियन ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर निकू मधुसूदन, इंडिया में 1980 में पैदा हुए थे। अपनी बीटेक की डिग्री इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हासिल की। उसके बाद उन्होंने अपनी मास्टर्स और पीएचडी के लिए MIT को चूज किया और फिर 2009 के बाद से वो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स यानी एक्सो प्लैनेट्स पर अपनी रिसर्च पेश कर रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि एस्ट्रोनॉमर्स एक्सो प्लैनेट्स को स्टडी कैसे करते हैं। दूर दराज के एक्सो प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की केमिकल कॉम्पोजिशन को स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स उसकी लाइट को स्टडी करते हैं जब वो अपने सितारे के बिल्कुल सामने से गुजरता है। अब इस तरह की किसी भी स्टडी के लिए दे प्राइमरीली रिलाई ऑन JWST। तो अब होता कुछ यूं है कि जब ये सितारा अपने सितारे के सामने से गुजरता है तो सितारे की लाइट इस सितारे के एटमॉस्फेयर में से होकर हम तक पहुंचती है। इस सितारे की कुछ लाइट इस एटमॉस्फेयर में सर्टेन केमिकल्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो फिर इस सितारे के लाइट का स्पेक्ट्रम जब स्टडी किया जाता है तो जो लाइट यहाँ मिस होती है उससे हमें ये इंडिकेशन मिल जाती है कि यहाँ पे किस तरह के केमिकल एलिमेंट्स पाए जा सकते हैं। सो बिल्कुल इसी तरह की टेक्निक यूज करके डॉक्टर मधुसूदन की टीम ने ये डिस्कवर किया है कि K2-18b के एटमॉस्फेयर में डाइमिथाइल सल्फाइड और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड जैसी गैसेस मौजूद हो सकती हैं। अब ये गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जमीन पे ये गैसेस सिर्फ जानदार जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मरीन एल्गी प्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ यही नहीं, टीम ने यह भी डिस्कवर किया कि डाइमिथाइल सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन इस सितारे के एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है वो बहुत ज्यादा है और ये गैसेस नेचुरली ज्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में रहती नहीं है अगर इनकी कांस्टेंट सप्लाई ना हो तो। सो डॉक्टर मधुसूदन और उनकी टीम बहुत हैरान हुए जब उन्होंने इतनी हाई मिकदार में इस गैस को डिस्कवर किया।
उनके अपने अल्फाज हैं कि द अमाउंट वी एस्टिमेट ऑफ दिस गैस इन द एटमॉस्फेयर इज थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स हायर देन व्हाट वी हैव हियर ऑन अर्थ। और उनका यह भी कहना है कि अगर तो ये बात सच है तो K2-18b लाइफ से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर किस तरह की लाइफ की बात की जा रही है? यहाँ पे एलियंस या यूएफओस की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की जा रही है, क्योंकि जिंदगी हर तरह से इस प्लेनेट पर मौजूद है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जानवर, प्लांट्स, इंसान, ये सब जिंदगी की एक चेन का हिस्सा है। सो इस प्लेनेट के मुतालिक यही दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और फिर डॉक्टर मधुसूदन का यह भी कहना है कि इफ वी कंफर्म दैट देयर इज लाइफ ऑन K2-18b, it should basically confirm that life is very common in the galaxy। उनके कहने का मकसद यह है कि अगर तो वाकई ही डाइमिथाइल सल्फाइड जिंदगी की वजह से पैदा हो रहा है तो हमारी अपनी गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ एक्सोप्लैनेट्स हैं, तो इसका मतलब है लाइफ इज वेरी कॉमन, लाइफ मुख्तलिफ एक्सोप्लैनेट्स पर लाजमी पाई जाती होगी। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी बन सकती है और शायद इंसानों की जाने वाली दरियाफ्तों में सबसे बड़ी दरियाफ्त बन सकती है। तो बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी का इस सब पे क्या रद्द-ए-अमल था? पहली चीज तो ये कि डॉक्टर मधुसूदन की टीम खुद भी एडमिट करती है कि देयर आर अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। सेकेंडली ये कि उनकी डिस्कवरी 3 सिग्मा लेवल को अचीव करती है। 3 सिग्मा लेवल ये होता है कि जिस चीज को डिटेक्ट किया गया है उसकी सर्टेनिटी 99.7% है, वो जो हमारे लिए काफी ज्यादा हो सकती है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में किसी भी चीज को एक्यूरेट या ऑथेंटिक तब माना जाएगा जब वो 5 सिग्मा लेवल को अचीव करेगा, विच मीन्स के 99.9% सर्टेनिटी। 1.5 साल पहले इस डिटेक्शन को 1 सिग्मा लेवल पे रखा जा रहा था, यानी 68% चांस था कि ये चीज सर्टन है। तो कंपेयर टू दैट दिस इज सर्टेनली ह्यूज। लेकिन एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैथरीन हेमंस कहती हैं कि इवन अगर हम 5 सिग्मा लेवल भी अचीव कर लें, स्टिल ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि इस प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब ये उन्होंने क्यों कहा है? ये उन्होंने इसलिए कहा है कि हम ये भी श्योर नहीं है कि क्या वाकई डाइमिथाइल सल्फाइड या डाइमिथाइल डाइसल्फाइड सिर्फ लाइफ ही प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस हों जिसको इंसान अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए और ये गैसेस उन प्रोसेसेस की वजह से वजूद में आ रही हों। डॉक्टर कैथरीन का कहना है कि जमीन पर तो ये गैसेस समंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से पैदा होती हैं, लेकिन किसी दूसरे सियारे के बारे में ये क्लेम फिलहाल बहुत बड़ा हो सकता है। लिहाजा हमें मजीद रिसर्च की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि क्या वाकई ही ये गैसेस सिर्फ लाइफ की वजह से पैदा होती हैं। कैम्ब्रिज की टीम खुद भी एग्री करती है और वो भी इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि हमें मजीद लैब टेस्ट की जरूरत है जिसमें हम ये साबित कर सकें कि DMS लाइफ के अलावा भी किसी और प्रोसेस से पैदा हो सकती है। डॉक्टर मधुसूदन का कहना है कि जिंदगी दरियाफ्त करने की जानिब उनकी डिस्कवरी एक बड़ा कदम है, लेकिन स्टिल ये कहना कबल वक्त होगा कि वाकई ही जिंदगी को हतमी तौर पर दरियाफ्त कर लिया गया है। अगर ये बात हतमी तौर पर साबित हो भी जाती है कि ये गैसेस वाकई ही जिंदगी की वजह से पैदा हो रही हैं, तब भी अगेन ये बात याद रखने की जरूरत है कि हम जिस जिंदगी की बात कर रहे हैं ये समंदर में पाई जाने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर मुबनी जिंदगी है। ये ग्रीन एलियंस नहीं है जो UFOs में बैठ के जमीन पे अटैक करेंगे। सो इन कंक्लूजन हमें ये कहना पड़ेगा कि ये वाकई ही एक बड़ी डिस्कवरी है। किसी भी दूसरे सियारे पर जिंदगी दरियाफ्त करने की जानिब ये यकीनन एक बड़ा कदम है, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली ये कि हमें इस बात का वेट करना है कि ये डिस्कवरी 5 सिग्मा लेवल तक पहुंचे जहां पे हम सर्टेनिटी के साथ ये कह सकें कि वाकई ही ये गैसेस यहाँ पे मौजूद हैं। Secondly, we have to be sure that these gases are only produced by life. So इस सब में वक्त लगेगा। डॉक्टर मधुसूदन का कहना है कि 1 या 1.5 साल बाद शायद हम इस पोजीशन में हो कि हम हतमी तौर पर इन सवालों के जवाब दे सकें।